नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेरबदल के बाद पुनर्गठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 के लिए आपात सहायता के रूप में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा। मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पाद विपणन समितियों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के उपयोग करने की अनुमति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के महानिदेशकों के साथ संवाद किया। कहा, पहुंच, सामर्थ्य, समानता और गुणवत्ता शिक्षा मॉडल के प्रमुख आदर्श होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले 25 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के सपनों और आकांक्षाओं का आधार तैयार करेगा। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा खेल मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.18%। रक्षा मंत्रालय ने पेंशन की स्वीकृति और आहरण के लिए वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की। जापान ने टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से 2 सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया। एशले बार्टी विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। एक अन्य सेमीफाइनल में एरेना सबालेंका का सामना कैरोलिना प्लिस्कोवा से जारी। और यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में रविवार को इंग्लैंड का सामना इटली से। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई योजना भारत कोविड-19 आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयार पैकेज चरण 2 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी को तेज करना है ताकि रोग का जल्द पता लगाकर उसका प्रबंधन, उसकी रोकथाम के उपाय किए जा सकें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड को अधिक सक्षम बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन का फैसला किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अब इस फैसले से बोर्ड का अध्यक्ष गैर अधिशासी व्यक्ति होगा, लेकिन उसे कृषि क्षेत्र की जानकारी और अनुभव होगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड अब देश के बाहर भी नारियल के विकास संबंधी गतिविधियां करेगा। श्री तोमर ने यह भी बताया कि कृषि उत्पाद विपणन समितियों को कृषि बुनियादा ढांचा कोष के 1 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इससे ये समितियां और मजबूत होंगी तथा मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के ऐसे तंत्र की दिशा में प्रगति की आवश्यकता पर बल दिया है जो स्थिति के अनुरूप ढलने वाला तथा समेकित हो और शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने के अवसर प्रदान करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि पहुंच, सामर्थ्य, समानता और गुणवत्ता शिक्षा मॉडल के प्रमुख मूल्य होने चाहिए। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के महानिदेशकों के साथ संवाद कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश और उभरती चुनौतियों के साथ तालमेल के लिए उच्च शिक्षा और तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए संस्थानों को देश और समाज की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप वैकल्पिक और अभिनव मॉडल विकसित करने और स्वयं का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश के उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों को चौथी औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए युवाओं को निरंतर रुकावटों और बदलावों के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर में सुधार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का डिजिटीकरण सकल नामांकन दर को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है और इससे विद्यार्थियों को सर्वोत्तम तथा सस्ती शिक्षा आसानी से उपलब्ध हो सकती है। उन्होंने भारतीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा का तंत्र विकसित करने और वैश्विक पत्रिकाओं का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अगले 25 वर्षों में जब देश स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के सपनों और आकांक्षाओं का आधार तैयार करेगा। बैठक में नवनियुक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। श्री प्रधान ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि शिक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप रोजगार परक बनाने का काम जारी रखेगा। श्री प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करके भारतीय शिक्षा प्रणाली ने 21वीं सदी के भारत के लिए अनुकूल माहौल बनाने में लंबी छलांग लगाई है। नवनियुक्त कई केंद्रीय मंत्रियों ने आज अपने मंत्रालयों का पदभार संभाल लिया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कल हुए विस्तार में कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 वर्षों के दौरान कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि वे सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में मिली जिम्मेदारियों और देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाए और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं, उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊं। श्री अनुराग ठाकुर ने खेल और युवा मामलों के मंत्रालय का पदभार भी संभाला। उन्होंने कहा कि सरकार देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी आज अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में तमिलनाडु के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री निश्चित प्रामाणिक ने गृह तथा खेल और युवा मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। नवगठित मंत्रिमंडल में श्री मांडविया को रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। श्री मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि वे प्रधानमंत्री की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भी अपना कार्यभार संभाला। श्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। श्री अश्वनी वैष्णव ने रेलवे और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पदभार संभाला। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि वे रेलवे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप बड़ा बदलाव लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सभी लोगों को रेल सेवाओं का लाभ मिले। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री दर्शन विक्रम जरदोश और राव साहेब दानवे ने भी आज रेल भवन में अपना कार्यभार संभाला। श्री किरेन रिजिजू ने विधि और न्याय मंत्री का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधि और न्याय मंत्री के रूप में उन्हें बड़ी चुनौती और बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
उन्होंने कहा कि देश में एक सशक्त न्याय प्रणाली बनाया जाना प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक अहम हिस्सा है। It is definitely a huge challenge for me and a responsibility to discharge my function as the Minister for Law and Justice of this country. Everything can be handled with proper guidance, proper understanding of the subject and application of right mind. Prime Minister's vision of making an Atmanirbhar Bharat also requires a robust legal system in our country. We will always try to be transparent and we will always try to be approachable. जी किशन रेड्डी ने आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री का पदभार संभाला। श्री रेड्डी को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी आज पदभार ग्रहण कर लिया। महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, वो भी प्रधानमंत्री जी की एक बहुत दूर की सोच है, क्योंकि लोग अब तक महिला सशक्तिकरण की बात करते रहे, लेकिन सशक्त महिलाओं के द्वारा देश का नेतृत्व हो, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। मोदी जी भारत के सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं, तो उसमें विदेश नीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि भारत का जो सही प्रोजेक्शन है वो दुनिया के आगे हो सके। हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि देश में प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम करेंगे और 2030 तक मिश्रित ईंधन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने के उपाय करेंगे। As we transition towards a $5 trillion economy, as I said, energy availability and consumption will be of paramount importance. Clearly, our focus will be on increasing domestic production of crude and natural gas, and in line with Pradhan Mantri ji's vision of an Atmanirbhar Bharat. We will also work towards development of a natural gas-based economy in the country and increase the share of natural gas in the primary energy mix of the country to 15% by 2030. विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री का पदभार ग्रहण करते हुए राजकुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उस पर खरा उतरेंगे। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस्पात मंत्री का, पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण तथा श्रम और रोजगार मंत्री के रूप में, जबकि पशुपति कुमार पारस ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण किया। श्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री तथा फग्गन सिंह कुलस्ते ने ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। जॉन बराला ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह और मीनाक्षी लेखी ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का और श्री कृष्णपाल गुर्जर ने बिजली राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इनके अलावा राजीव चंद्रशेखर सहित कई अन्य मंत्रियों ने भी अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। Digital India and Skill India are two tremendously important pillars that will shape the future of our country, shape the future prospects of the youth of our country to be able to realize the vision of Prime Minister Narendra Modi ji of creating an Atmanirbhar Bharat that is prosperous and that creates opportunity for every young Indian in every part of this country. श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री तथा राजीव चंद्रशेखर ने इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में पदभार संभाला। श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल ने आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने श्री पटेल को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद की शपथ दिलाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। पिछले वर्ष जून से वे मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं।
क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल एक दिन में 33 लाख 81 हजार का टीकाकरण किया गया। देश में स्वस्थ होने की दर 97.18% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44 हजार से अधिक रोगी ठीक हुए। देश में अब तक 2 करोड़ 98 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 45,892 नए मरीजों की पुष्टि हुई। साप्ताहिक संक्रमण की दर 5% के साथ 2.37% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 33 करोड़ 93 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इसके अलावा 23 लाख 80 हजार टीके और भी दिए जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी और निजी अस्पतालों के पास अभी 1 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके बचे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेरबदल के बाद पुनर्गठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 के लिए आपात सहायता के रूप में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा। मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पाद विपणन समितियों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के उपयोग करने की अनुमति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के महानिदेशकों के साथ संवाद किया। कहा, पहुंच, सामर्थ्य, समानता और गुणवत्ता शिक्षा मॉडल के प्रमुख आदर्श होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले 25 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के सपनों और आकांक्षाओं का आधार तैयार करेगा। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा खेल मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 36 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.18%। रक्षा मंत्रालय ने पेंशन की स्वीकृति और आहरण के लिए वेब आधारित एकीकृत प्रणाली लागू की। जापान ने टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से 2 सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया। एशले बार्टी विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। एक अन्य सेमीफाइनल में एरेना सबालेंका का सामना कैरोलिना प्लिस्कोवा से जारी। और यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में रविवार को इंग्लैंड का सामना इटली से। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे 9 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुके हैं, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी ही उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों को उन 9 मेडिकल कॉलेज से जुड़े हर काम पूरे कर लेने के निर्देश दिए जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। ये मेडिकल कॉलेज प्रदेश के मिर्जापुर, गाजीपुर, देवरिया, हरदोई, प्रतापगढ़, एटा, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और जौनपुर जिले में हैं। वर्तमान समय में प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज तैयार हो रहे हैं और बचे हुए 16 जिलों में पीपीपी मॉडल के आधार पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। राज्य में कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में है और नए मामले दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उन जिलों को पुरस्कृत करने का भी ऐलान किया जहां एक सप्ताह तक कोरोना का एक भी मामला नहीं आएगा। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में केवल 112 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 33 जिलों में एक भी कोविड का मरीज नहीं मिला है। इस बीच राज्य में कोविड टीके की 3,58,00,000 से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए देश में टीकों का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि सरकार टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विदेशों से ज्यादा टीके आयात करने का भी प्रयास कर रही है। इससे हाल के सप्ताह में टीकाकरण में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोवैक्सीन को मिलने वाली मंजूरी पर भी नजर रखे हुए है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कई देश भारत में बने टीकों को लेना चाहेंगे। वीजा के मामले पर प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना की स्थिति में तेजी से सुधार को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि कई देश प्रतिबंधों में ढील देंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए भारत ने कई देशों के राजदूतों से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि विदेशों से लौटने के इच्छुक भारतीयों की विदेश मंत्रालय हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने के लिए एकीकृत ऑटोमेशन प्रणाली स्पर्श शुरू की है। वेब आधारित इस प्रणाली के जरिए पेंशन के दावों को निपटाने और पेंशन भुगतान का काम किया जाता है। किसी भी तरह की बाहरी मध्यस्थता के बगैर पेंशन के पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेज दिए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पोर्टल पर पेंशनभोगी अपनी पेंशन से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पेंशन से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और यदि इस बारे में कोई शिकायत हो तो उसे भी दर्ज करा सकते हैं। स्पर्श प्रणाली के जरिए पेंशन के भुगतान के लिए रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों, पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के साथ करार किया है। ये दोनों बैंक स्पर्श के सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे। इसके लिए रक्षा लेखा महानियंत्रक रजनीश कुमार और दोनों बैंकों के अधिकारियों के बीच आज नई दिल्ली में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार की उपस्थिति में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से ड्रोन गतिविधियां और बार बार हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद जम्मू जिला प्रशासन ने राजभवन और सिविल सचिवालय को उड़ान वर्जित क्षेत्र घोषित किया है। जिले में उपराज्यपाल के कार्यक्रमों के दौरान ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जम्मू के डीसी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस आदेश को पूरी तरह लागू करने के लिए सुनिश्चित करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति की पूरी निगरानी कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि वहां भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा पर इसके प्रभाव पर भी नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि काबुल में भारतीय दूतावास और कंधार तथा मजर शरीफ में वाणिज्य दूतावास कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि इस पर भारत की प्रतिक्रिया स्थिति के अनुरूप होगी। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने देश को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए और अपने यहां आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और प्रामाणिक कार्रवाई करनी चाहिए। लाहौर विस्फोट में भारत का हाथ बताने के पाकिस्तान के दावे के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के खिलाफ निराधार प्रचार करना पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आतंकवाद के संदर्भ में पाकिस्तान की विश्वसनीयता से पूरी तरह वाकिफ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे,
दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला मुक्केबाज पूजा रानी वोहरा की। अपनी पंच से विपक्षी को चारों खाने चित कर टोक्यो में पदक जीतने की बड़ी दावेदार हैं महिला मुक्केबाज पूजा रानी वोहरा। पूजा के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। 2012 में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पूजा ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। 2013 के एशियन चैंपियनशिप में पूजा ने रजत पदक हासिल किया। 2019 के बैंकॉक एशियन चैंपियनशिप में पूजा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जॉर्डन में हुए ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के अंतिम 8 में पूजा ने थाईलैंड की बॉक्सर को हराकर टोक्यो का टिकट कटाया है। पूजा हर मैच के लिए अलग रणनीति बनाती हैं और उस महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल के लिए भी उनकी खास स्ट्रैटेजी थी। क्वार्टर फाइनल बाउट थी और वो जो थाईलैंड के साथ थी, तो मैं उस बॉक्सर का मुझे पता भी नहीं था वो कैसे खेलती है। तो मैंने कोच साहब से बात भी की कि सर मुझे पता नहीं है वो कैसे खेलती है। तो इन्होंने मेरे को बताया कि शुरू में जाके तुझे अटैक नहीं करना है, थोड़ी देर उसको देखना है और फिर सेकंड राउंड में तेरे समझ में आ जाएगी कि कैसे खेलना है। टोक्यो के लिए पूजा जमकर तैयारी कर रही हैं। अपनी फिटनेस के साथ साथ अपनी तेजी, डिफेंस को पैना बनाना और अटैकिंग मोड पर खुद को किस तरह से लाना है वो इस पर भी काम कर रही हैं। टाइम मेरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ है तो मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहती। मैं बाद में मुझे ऐसा ना हो कि मैंने ट्रेनिंग नहीं की या फिर मैं और कर सकती थी। पूजा के प्रशिक्षक संजय शोरन को पूरा भरोसा है कि पूजा टोक्यो में बड़ा कारनामा करेंगी। पूजा के पास एक्सपीरियंस है, पहले भी इसने वर्ल्ड चैंपियन को बीट किया है, एशिया चैंपियन रही है, एशियन गेम में मेडल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि पूजा वहाँ से पदक लेके आएगी। इसी साल दुबई में हुई एशियन चैंपियनशिप में एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर पूजा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने देश के लिए मेडल ला। अपने शानदार फॉर्म के दम पर पूजा टोक्यो में इतिहास रचने को तैयार हैं। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स डेस्क। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। इस बीच जापान में ओलंपिक खेलों के आयोजन को ध्यान में रखते हुए कोविड संक्रमण से बचाव के लिए राजधानी टोक्यो में 2 सप्ताह से पहले आपातकाल लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने बताया कि आपातकाल 22 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। बार्टी ने सेमीफाइनल में जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को 6-3, 7-6 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में इस समय बेलारूस की एलिना साबालेंका का सामना चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा से हो रहा है। यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में रविवार देर रात वेम्बले में इंग्लैंड का मुकाबला इटली से होगा। इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में अतिरिक्त समय में डेनमार्क को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के हर कोने के श्रोता भाग ले रहे हैं। ओलंपिक क्विज में भाग लेने के लिए शाम 7:20 पर प्रसारित होने वाला स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम सुनें। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मुंबई में सामान्यतः बादल छाए रहने और तेज बारिश होने का अनुमान है। चेन्नई में गरज के साथ बारिश हो सकती है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा। जम्मू में भी सामान्यतः बादल छाए रह सकते हैं। लेह में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में धूप खिली रह सकती है। गुवाहाटी में सामान्यतः बादल छाए रहने 1 या 2 स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। ईटानगर में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने फेरबदल के बाद पुनर्गठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता की। कोविड-19 के लिए आपात सहायता के रूप में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा।
मंत्रिमंडल ने कृषि उत्पाद विपणन समितियों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के उपयोग करने की अनुमति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों के महानिदेशकों के साथ संवाद किया। कहा, पहुंच, सामर्थ्य, समानता और गुणवत्ता शिक्षा मॉडल के प्रमुख आदर्श होने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले 25 वर्षों में आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के सपनों और आकांक्षाओं का आधार तैयार करेगा। नवनियुक्त केंद्रीय मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा खेल मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।